हेलो गाइज, मैं हूं मनीष वर्मा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है ये वन लाइनर से रिलेटेड रहने वाला है। टेक्नीशियन और लोको पायलट के लिए हमारी वन लाइनर और एमसीक्यू की सीरीज़ है जो चल रही है, जो कि आपको कंटिन्यू देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा हम कुछ और क्लासें भी लेकर आएंगे, जैसे कि इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो कुछ ही दिनों में ईडी की क्लासें भी हम शुरू करने वाले हैं, तो वहाँ पर भी आपको एमसीक्यू है वो देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा थ्योरेटिकल भी हम क्लियर करवाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़िएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, टेपर टर्निंग की फॉर्म टूल विधि का प्रयोग किसी भी कोण पर छोटा टेपर टर्निंग के लिए किया जाता है। यानी जो फॉर्म टूल होता है उसके द्वारा भी हम क्या करते हैं, टेपर टर्निंग करते हैं। टेपर टर्निंग है वो वैसे ही लेथ मशीन पर 4 प्रकार से की जाती है। टेल स्टॉक ऑफसेट विधि के द्वारा, क्रॉस स्लाइड कंपाउंड स्लाइड के द्वारा, टेपर टर्निंग अटैचमेंट के द्वारा और फॉर्म टूल के द्वारा। तो फॉर्म टूल के द्वारा हम क्या करते हैं, एक निश्चित साइज तक ही हम क्या है टेपर टर्निंग कर सकते हैं, यानी कि छोटे छोटे टेपर हैं वो टेपर टर्निंग टूल के द्वारा या फॉर्म टूल के द्वारा हम काट सकते हैं। तो इसमें वही दिया है कि टेपर टर्निंग की फॉर्म टूल विधि का प्रयोग किसी भी कोण का छोटा टेपर है वो काटने के लिए किया जाता है। यानी कि लंबे या बड़े साइज के टेपर है वो इससे नहीं काटे जाते हैं फॉर्म टूल के द्वारा, क्योंकि फिर उसी के अकॉर्डिंग क्या हमें बड़ा टूल चाहिए होता है, जो कि इसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए क्या है, फॉर्म टूल के द्वारा हम छोटे छोटे टेपर ही लेथ मशीन पर काट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिल किए हुए होल को बड़ा करने के लिए बोरिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको बहुत बार क्लियर किया है, ये क्वेश्चन है ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पर डे बोलता हूँ कि ये वो क्वेश्चन है जो लगभग आपको सभी एग्जाम्स में देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो इसमें दिया हुआ है, ड्रिल किए हुए होल को बड़ा करने के लिए, यानी कि इसने क्या बोला, ड्रिल हमने ऑलरेडी कर रखी है, उस होल को क्या करना है, बड़ा करना है, उसके साइज़ को बड़ा करना है, तो वहाँ पर बोरिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ कि कुछ गहराई तक बड़ा करना हो तो वहाँ पर हम काउंटर बोरिंग टूल प्रयोग करते हैं। और वहीं पर अगर बोल दिया जाए कि होल के किनारों को बेवल करना है, चेपफर करना है या बर वगैरह को हटाना है, तो काउंटर सिंकिंग टूल का यूज है वो किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे बिकॉज मैंने बहुत बार इसको क्लियर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे बने चित्र में क्लियरेंस फिट दर्शाया गया है। इसका अधिकतम और न्यूनतम क्लियरेंस, अधिकतम कितना है 0.041 और न्यूनतम 0.007 मिलीमीटर होगा। अब इसमें क्या है, अधिकतम और न्यूनतम साइज है वो देख लेते हैं हम। फिगर है वो काफ़ी बड़ा है, चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अभी आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये हमारा होल दिया हुआ है, ये शाफ्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें अधिकतम और न्यूनतम क्लियरेंस की बात की जा रही है। तो अधिकतम क्लियरेंस इसमें कितना दिया हुआ है, 0.041 दिया हुआ है अधिकतम, और न्यूनतम कितना दिया हुआ है 0.007 मिलीमीटर। यानी कि न्यूनतम साइज हम कितना रख सकते हैं, न्यूनतम क्लियरेंस कितना रख सकते हैं। तो न्यूनतम क्लियरेंस के लिए हम क्या करते हैं, अधिकतम शाफ्ट और न्यूनतम होल। तो न्यूनतम होल है वो हमारा कितना है, 20 मिलीमीटर का, डाया 20 मिलीमीटर है। ठीक है, और अधिकतम शाफ्ट वो कितनी है, 19.993। तो अब क्या करेंगे, 20 मिलीमीटर में से मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब क्या करना है, जो होल का न्यूनतम साइज है, होल का न्यूनतम साइज कितना है, 20.000 है, और शाफ्ट का अधिकतम 19.993 है। ये इसमें से निकाल देंगे तो कितना आएगा, 0.007 मिलीमीटर हमारा निकल कर आता है, जो क्या होगा, न्यूनतम हमारा क्लियरेंस यहाँ पर रहने वाला है। न्यूनतम क्लियरेंस निकालने के लिए अधिकतम शाफ्ट साइज और न्यूनतम होल साइज को लिया जाता है। ठीक है, वहीं पर अगर अधिकतम साइज निकालना है तब क्या करेंगे, अधिकतम साइज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अधिकतम होल साइज
अब होल साइज अधिकतम कितना है 20.021 और न्यूनतम शाफ्ट साइज लेंगे तो न्यूनतम शाफ्ट साइज कितना है 19.990 कितना है न्यूनतम कितना है 9.990। अब इसमें से ये निकाल देंगे तो इसको निकालेंगे तो यहाँ पर कितना बच गया यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर हो गया 12 में से 9 निकालने पे कितने बचेंगे 3। ठीक है इधर 9 तो इधर 0 हो जाएगा तो ये 0.041 नहीं आएगा वहाँ पर आएगा 0.031 हमारा निकल कर आएगा 31 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है तो वहाँ पर क्या है गलत लिखा हुआ है तो वो नहीं होगा। जो हमारा अधिकतम क्लियरेंस होगा वो होगा 0.031 होगा। न्यूनतम क्लियरेंस है वो 0.007 मिलीमीटर होगा। ठीक है हमने निकाल के आपको क्लियर कर दिया है सारा। ठीक है तो अधिकतम क्लियरेंस और न्यूनतम क्लियरेंस है वो हम इस प्रकार से क्या है निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए इसमें देखते हैं 0.041 जो यहाँ पर दे रखा है तो ये क्या हो जाएगा हमारा रोंग हो जाएगा। ठीक है इसको यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पर कितना लिख के आएगा तो यहाँ पर लिखने की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमारा जो साइज आएगा वो आएगा 0.031 आएगा। ठीक है 0.031 मिलीमीटर यहाँ पर आएगा अधिकतम और न्यूनतम क्लियरेंस 0.007 रहेगा। ठीक है आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर नहीं हुआ है तो वीडियो को एक बार बैक करके ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर का कार्य करने का सिद्धांत रेक और पिनियन का प्रयोग करते हुए लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में बदलना होता है। तो ये दो प्रकार के डायल टेस्ट इंडिकेटर होते हैं हमारा। एक क्या होता है प्लंजर टाइप होता है, एक होता है लीवर टाइप। एक क्या होता है प्लंजर टाइप होता है, एक होता है लीवर टाइप। तो लीवर टाइप होता है वो रेक और स्क्रोल के आधार पर कार्य करता है और जो प्लंजर टाइप होता है वो रैक और पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेक और पिनियन आपने देखा ही होगा कि जब पिनियन घूमता है तो रेक भी आगे पीछे मूवमेंट करती है और जब रेक आगे पीछे मूवमेंट करती है तो पिनियन भी घूमता है। ठीक है तो इसमें क्या है दोनों वर्किंग करते हैं। तो प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर में क्या होगा प्लंजर के ऊपर रेक लगी होगी जो पिनियन के साथ में अटैच होती है और वो पिनियन को जैसे जैसे ऊपर नीचे होती है तो उसी के अकॉर्डिंग मूवमेंट देती है और लीनियर मोशन को क्या कर देती है रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर देती है। जैसे लेथ मशीन में भी आपने देखा होगा कि जो कैरिज होता है उसको अगर हम मैनुअली आगे पीछे खिसकाते हैं तो वो रेक और पिनियन के आधार पर कार्य करता हुआ रेक के साथ साथ में पिनियन के द्वारा आगे पीछे मूवमेंट करता है। ठीक है तो वहाँ भी क्या हो रही है हम क्या है मोशन को चेंज कर रहे हैं। ठीक है तो उसके अंदर पिनियन क्या है वो गोल गोल घूमने लगती है, रेक हमारा सीधा होता है यानी कि लीनियर मोशन को हमने रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है तो यही चीज़ें हैं इसमें, चाहे रेक घूमे चाहे पिनियन घूमे काम दोनों ही करेंगे। ठीक है लेकिन वो वर्म एंड वर्म व्हील होता है जिसमें क्या होता है वर्म के घूमने पर व्हील घूमता है लेकिन व्हील के घूमने पर वर्म वो नहीं घूमता है। रेक और पिनियन में कोई भी एक मूवमेंट करेगा तो दोनों में मूवमेंट आएगी। ठीक है तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है रेक और पिनियन में। और जो वो है कि जो रेक और पिनियन जो है इसमें दोनों मूवमेंट करती है। वहीं पर अगर वर्म और वर्म व्हील की बात करें तो वो मैंने आपको पहले क्लियर किया है कि वर्म के घूमने पर वर्म व्हील घूमता है, वर्म व्हील के घूमने पर वर्म वो हमारा नहीं घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवरऑल लुब्रिकेशन और मरम्मत कार्य जिसे मेंटेनेंस सेक्शन द्वारा अग्रिम रूप से किया जाता है उसे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहते हैं। जैसे आप कंपनीज वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर पीएम बोला जाता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, यानी कि उसमें क्या किया जाता है कि जैसे मंथली पीएम होता है वीकली पीएम होता है तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग सिस्टम रहता है सभी मशीन्स का कंपनीज़ का। तो वहाँ पर क्या होता है ओवरऑल उसका लुब्रिकेशन वगैरह होगा, उसमें कुछ डिफेक्ट्स वगैरह नहीं है, कुछ कम तो नहीं है, कोई बोल्ट लूज वगैरह नहीं है, ये मरम्मत कार्य उसमें किए जाएंगे। जिसमें क्या है कि ये पहले से ही डिसाइड होता है कि हम इसका पीएम है वो इतनी तारीख को आगे होना है, यानी कि पहले से ही डिसाइड किया होता है कि इसका मेंटेनेंस है वो इतनी तारीख को होने वाला है। तो वो होता है हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। इसके अलावा एक ब्रेकडाउन मेंटेनेंस होता है, एक रूटीन मेंटेनेंस होता है। 3 प्रकार के मेंटेनेंस हमारे होते हैं। ठीक है
तो ब्रेक डाउन मेंटेनेंस में क्या होता है, जब हमारी मशीन अचानक से बंद हो जाती है तो वो ब्रेक डाउन मेंटेनेंस में आता है, तब उसका तुरंत से मेंटेनेंस वो करना पड़ता है। यानी कि कोई भी प्रॉब्लम उसमें आ जाती है तो उसको फिर मेंटेनेंस वाले सोल्व करके जाते हैं, तो वो हमारा ब्रेक डाउन मेंटेनेंस कहलाता है। नेक्स्ट है सिंगल पॉइंट मीट्रिक वी थ्रेडिंग टूल के फ्लैंक कोण की परिशुद्धता सेंटर गेज द्वारा चेक की जा सकती है। यानी कि सिंगल पॉइंट मीट्रिक वी थ्रेडिंग टूल, अब ये क्या है, सिंगल पॉइंट है वी थ्रेडिंग टूल के फ्लैंक की परिशुद्धता, यानी कि उसका जो फ्लैंक जो बने होते हैं, यानी कि जो झुकाव पर जो बने हुए होते हैं, उसकी परिशुद्धता चेक करने के लिए सेंटर गेज से चेक की जा सकती है। सेंटर गेज कौन सा होता है, जो लेथ पर थ्रेडिंग करते समय या टर्निंग करते समय, मान लो तो थ्रेडिंग करते समय जॉब को परपेंडिकुलर सेट करना, जॉब के टूल को परपेंडिकुलर सेट करने के लिए सेंटर गेज का यूज किया जाता है। उसमें इसके अलावा क्या होता है 60 डिग्री, 47.5 डिग्री, 55 डिग्री, अलग अलग एंगल भी उसमें कटे हुए होते हैं, खांचे कटे हुए होते हैं। तो जिससे क्या है, सिंगल पॉइंट टूल जो होता है तो उसकी जो थ्रेड है वो सही कटेगी कि नहीं, जो पॉइंट टूल का जो पॉइंट बना हुआ है वो सही एंगल में बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, उसको चेक करने के लिए भी सेंटर गेज का यूज किया जाता है। वैसे इसको सेंटर गेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सही सेंटर हाइट पर उसको टूल को सही सेट करने के लिए, बिल्कुल परपेंडिकुलर, जॉब के बिल्कुल परपेंडिकुलर टूल को सेट करने के लिए इसका यूज है वो किया जाता है, तो इसलिए इसको सेंटर गेज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि हीट ट्रीटमेंट में नॉर्मलाइजिंग ग्रेन स्ट्रक्चर को रिफाइन करने के लिए किया जाता है। अब डियर फ्रेंड, हीट ट्रीटमेंट में एक तो होता है नेलिनिंग, एक होता है नॉर्मलाइजिंग, तो इनमें बच्चे वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि आज आपको ये क्लियर हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है, क्योंकि मेटल और हीट ट्रीटमेंट ऐसे चैप्टर है जिनमें से कोई भी एग्जाम हो 4 से 5 क्वेश्चन आने डेफिनेटली है, तो आपको क्या है क्लियर होना ज़रूरी है। नॉर्मलाइजिंग और एनीलिंग है वो बहुत बार पूछा गया, बहुत बार। तो नॉर्मलाइजिंग में क्या होगा कि नॉर्मलाइजिंग हम करेंगे तब पार्ट जो सबसे पहले हमारा जो जो जॉब था, तो उसके अंदर जो गुण थे, उसके अंदर जो स्ट्रक्चर थे, नॉर्मलाइजिंग करेंगे तो जो स्टार्टिंग में थे, जो उसमें ग्रेन्स जो उसमें थे, स्ट्रक्चर जो उसमें थे, वही सारे वापिस आ जाएंगे, तो वो होगा नॉर्मलाइजिंग। और नॉर्मलाइजिंग कहाँ पर करते हैं, नॉर्मल वातावरण में रूम टेम्परेचर पर नॉर्मलाइजिंग की जाती है। यानी कि हमने कोई टूल पर कूटा पीटा, हीट ट्रीटमेंट किया, उसको कट किया, तो उसके क्या स्ट्रक्चर, ग्रेन्स है, मॉलिक्यूल्स जो है वो आगे पीछे हो गए, उनकी जो पोजीशन थी वो चेंज हो गई, तो उनको वापस से रिफाइन करने के लिए, यानी वापस से उसको नॉर्मल करने के लिए हम नॉर्मलाइजिंग करते हैं। वहीं पर अगर मैं एनीलिंग की बात करूं तो एनीलिंग का काम होता है कि पहले से जो हम पार्ट जो जॉब है उसको यूज़ कर रहे हैं, उसमें हो सकता है वो हार्ड हो, बेटल हो, उसमें स्ट्रेसेस आया हो, तो उनको दूर करके एनीलिंग में क्या करते हैं, जो हमारा वर्क पीस होता है उसको मशीनिंग योग्य बनाया जाता है, मशीनिंग योग्य बनाया जाता है, न कि उसको रिफाइन किया जाता है, फाइन नहीं किया जाता, यानी कि नॉर्मल नहीं बनाया जाता, ओनली मशीनिंग योग्य बनाया जाता है, तो वो हमारी एनीलिंग की जाती है। ठीक है, तो उसको एनीलिंग में क्या करते हैं, हम भट्टी के अंदर ही उसको ठंडा करते हैं, या राख चूना पत्थर वगैरह में उसको ठंडा करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नॉर्मलाइजिंग है वो पार्ट को नॉर्मल करने के लिए की जाती है, और एनीलिंग है वो मशीनिंग योग्य पार्ट को बनाने के लिए की जाती है। आज की वीडियो का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड की पिच व्यास की 3 वायर मेजरमेंट में उपयुक्त साइज की वायर की व्यास का पिच और थ्रेड एंगल पर निर्भर करता है। ये सेम क्वेश्चन मैंने पहले आपको एक वीडियो में क्लियर करवाया था। ठीक है, तो अभी मैं आपको यहाँ पर ज़्यादा नहीं बताने वाला हूँ, बिकॉज ये क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अगर आप एक बार कनेक्ट होकर इनको वॉच कर लेते हैं तो दोबारा दोबारा आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्वेश्चन ये नॉर्मल होते हैं, हमको लगता है कि हमें आ रहे हैं, फिर भी हमारी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को ऑल के बटन पर ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है डियर फ्रेंड, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।